नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनूप मिश्र वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज में अर्थशास्त्र का प्राध्यापक हूँ और बीच बीच में आप सभी के लिए सामाजिक आर्थिक विषयों पर इस कोविड काल में कुछ चर्चाएं करता रहता हूँ। आज 2 जून है, 2 जून 2021 और भारत में कोविड के दूसरे दौर का लगभग एक तीसरा माह है और एक पीक के बाद कोविड के केसेस में कमी हो रही है। रिकवरी रेट बढ़ रहा है, फैटेलिटी रेट या मॉर्टेलिटी रेट जिसको कहते हैं वो कम हो रहा है। कोविड अपना पांव पसारने का क्रम कुछ रोका हुआ है और अब जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि जब कोविड अपने दायरे को कम कर रहा है, रिकवरी रेट हमारी बढ़ने लगी, तो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग और अर्थशास्त्री वर्ग में अब इकोनॉमिक्स की बातों में तेजी आ गई और विगत वर्ष हमने लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड पर बहुत बातें की, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने विगत वर्ष कोविड के पहले लहर में भारतवासियों के जीवन को बचाने के लिए कमर कसा और उसी को प्रायोरिटी दी और पूरी की पूरी इकोनॉमी शिफ्ट हो गई थी टू सेव द लाइफ ऑफ द इंडियंस। और लॉकडाउन, पूरे देश में लॉकडाउन होना एक अपने आप में पूरी दुनिया के लिए नजीर बन गया था और भारत ने जिंदगियां को बचाई थी। इस साल दूसरे दौर में चूंकि पिछले दौर के कोविड के बाद भारत में अपने आत्मनिर्भर स्वरूप को दिखाते हुए चिकित्सीय सेवाओं में बहुत अमूलभूत परिवर्तन किए और बहुत सारे चिकित्सीय उपकरणों में आत्मनिर्भर भारत बना, इसलिए दूसरे दौर में भारत ने केंद्रीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं किया और लाइफ एंड लाइवलीहुड बोथ शुड गो टुगेदर की नीति अपनाते हुए राज्यों को यह निर्देश दिया, राज्यों से यह निवेदन किया कि अपने अपने राज्यों के अनुकूल वे निर्णय ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मालूम है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसमें सरकार की आलोचनाओं का एक प्रबल स्वरूप भी है जिसका हमें स्वागत भी करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक जागरूक नागरिक के नाते पैनिक नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, खास करके आपदा जैसी स्थिति में। और हमने कुछ दिन पहले आपके लिए जो प्रेजेंटेशन दिया था कि आपदा का अर्थशास्त्र या आपदा के अवसर में जो अर्थशास्त्र होता है वो अलग होता है, वो सामान्य अर्थशास्त्र से उसको अलग ढंग से उसकी व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि उस समय किसी देश के आंतरिक पॉलिसी की वजह से कोई आपदा नहीं आती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, बाह्य प्रभाव होती है। इसलिए ऐसी आपदा में किसी देश के गवर्नेंस को दोष देने के बजाय हमको परिस्थितियोंवश अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र की बात करनी चाहिए। तो मैं आज मेरे आने का मकसद ये है कि कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पूर्व, भारत में एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है
और वो रिपोर्ट CMIE, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये एक प्राइवेट लिमिटेड है, एक निजी सेक्टर है, जो कि देश के आर्थिक हालातों के बारे में नियमित रूप से डाटा कलेक्शन करती रहती है, और जिसकी स्थापना 1976 में 1976 में हुआ था। और इसको हम लोग भारत में, हम लोग इकोनॉमिस्ट लोग इसको, जो कि उसका मुख्य ध्येय है, इसको इंडिपेंडेंट थिंक टैंक कहते हैं। एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो भारत सरकार के NSSO के पैरेलल नियमित रूप से डाटा का कलेक्शन करती है अपने मेथोडोलॉजी के हिसाब से, और पब्लिश करके इंडियन इकोनॉमी के सिनारियों के बारे में बताती है। बहुत दिनों से हम लोग देखते हैं, और ये प्रोफेशनल बॉडी है जिसका कि हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। उसी ने डाटा कलेक्शन करके अभी 2 दिन पहले बताया कि भारत में सेकेंड वेव में खास करके विगत 3 महीनों के डाटा के आधार पर कैसे रोजगार के अवसर कम हुए, और क्या उसके रिजल्ट्स थे मोटे मोटे, इस बात को मैं बताते हुए बिना पैनिक हुए उसका थोड़ा अपने ढंग से विश्लेषण करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। दोस्तों, CMIE ने अभी तो 2 दिन पहले रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें कि 175 लाख हाउस होल्ड्स का अप्रैल माह में उसने कलेक्शन किया, और विगत 1 साल से उस बात के एनालिसिस की, और उसमें CMIE कहता है कि 1,75,000 हाउस होल्ड से जब उसने पूछा तो केवल 3% लोगों ने इस दौरान अपनी आय की वृद्धि को स्वीकारी, यानी केवल 3% लोगों की ही आय में वृद्धि हुई, जबकि 55% लोगों ने कहा कि कोविड-19 के दौरान, जो खास करके दूसरे वेव के दौरान, उनकी आय में कमी आई। ठीक है, डाटा है, बात सही है। और यही नहीं, उस रिपोर्ट में कहा गया कि 42% लोगों ने माना कि उनका आय वैसे ही था जैसे कि पहले था, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और दोस्तों, यही CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का रिपोर्ट कहता है कि 10 मिलियन लोग, यानी लगभग 1 करोड़ लोगों ने सेकेंड वेव के दौरान अपने रोजगार को जाते हुए देखा। 1 करोड़ लोगों का रोजगार इस सेकेंड वेव में गया, ऐसा CMIE का रिपोर्ट था। और साथ ही साथ जिसमें CMIE की सिद्धता है, उसने कहा कि बेरोजगारी की दर इस दौरान 23.4%, पिछले बार 2020 से लेकर अब तक 23.5% तक हो गई, और 97% लोग की आय पिछले पैंडेमिक के मुकाबले घटी है। और दोस्तों, रिपोर्ट ये भी कहता है कि ये मई जो खत्म हुआ है, मई होते होते 12% के अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी सेकेंड दौर में हो गया। और फिर रिपोर्ट में जो एनालिसिस्ट हैं वो ये भी कहते हैं कि जिन्होंने इस दौरान अपने रोजगार को जाते हुए देखा, या जिनके हाथ से रोजगार गया, उनके लिए मुश्किल है आने वाले समय में कुछ दिनों तक कि दोबारा वो रोजगार का कैसे पाएंगे, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर्स को, रिपोर्ट कहता है कि इनफॉर्मल सेक्टर्स को तो जैसे ही अनलॉक होगा कुछ ना कुछ रोजगार मिल जाएगा, लेकिन फॉर्मल सेक्टर, संगठित क्षेत्र में अच्छे रोजगार मिलने में थोड़ा समय लगेगा। तो देखिए, ये रिपोर्ट 1,75,000 हाउस होल्ड्स के आधार पर हुआ है। तो ये रिपोर्ट अपने डाटा कलेक्शन के आधार पर बात कहता है,
लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए मीडिया या कुछ अर्थशास्त्रियों ने देश में जो पैनिक की स्थिति, खास करके विपक्षी पार्टियों ने जो पैदा करने की कोशिश की है, उस पर हमारी और आपकी निगाह होनी चाहिए कि पैनिक की स्थिति नहीं है। ये एक डाटा है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है और साथ ही साथ कंट्राडिक्टरी भी है। ये रिपोर्ट कहता है कि लॉकडाउन हुआ इसलिए ऐसा होता है, और ये रिपोर्ट कहता है कि अनलॉक होगा तो असंगठित क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल भी जाएगा। और आपको दोस्तों पता है कि हमारे देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग ज्यादा हैं, तो इसका मतलब जैसे ही अनलॉक होगा हमारे रोजगार की दर में बढ़ोतरी दिखाई देगी। और दोस्तों ये रिपोर्ट सीएमआई का रिपोर्ट फिर कहता है, अभी जो प्रकाशित हुआ है, कि जो सैलरी पाने वाले लोग, सैलरीड क्लास हैं, उनकी संख्या में भी 11 से 12 मिलियन जो प्री कोविड लेवल पे था उससे कम हुआ। यानी रिपोर्ट मांगता है कि प्री कोविड पीरियड में ये 85 मिलियन लोग को सैलरी मिलता था, सैलरीड जॉब्स, जो घटकर पोस्ट कोविड पीरियड में अब 73 से 74 मिलियन हो गया, यानी 11-12 मिलियन की कमी। तो ये डाटा लॉकडाउन की परिस्थिति को बताता है। आप देख लीजिए, अगर लॉकडाउन की परिस्थिति होगी तो निश्चित तौर पर कुछ जॉब जाएंगे, कुछ जॉब पोस्टपोन होंगे और कुछ परिस्थितियां विपरीत होंगी। और दोस्तों, ये डाटा जब बात करता है तो आप समझ लीजिए कि पॉवर्टी के बारे में बात करता है, यानी लोग 97% लोग इस डाटा के अनुसार पहले के मुकाबले अधिक गरीब हो जाएंगे, और वो भी वीमेन ज्यादा प्रभावित होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और वीमेन का पार्टिसिपेशन सेकेंड वेव में लेबर पार्टिसिपेशन के रूप में कम है, और लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक प्रभावित अगर हुई हैं तो वीमेन हुई हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें डाटा कलेक्शन के आधार पर तब किया गया है जब इस देश में वास्तव में लॉकडाउन था, और अभी भी बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन है। हम सबको पता है कि इस वैश्विक महामारी में भारत में पूरे देश के संदर्भ में अधिकांश जगह, लगभग 98% जगहों पर लॉकडाउन था। किसी न किसी रूप में अर्थव्यवस्था बाधित थी, मांग बाधित था, और जब मांग बाधित होगा, अर्थव्यवस्था बाधित होगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाधित होगा, सर्विस सेक्टर बाधित होगा, तो दोस्तों ये सीएमआई का डाटा कहे या न कहे, ऑब्वियस रिजल्ट है। एक सामान्य अर्थशास्त्री के रूप में मैं कह सकता हूं कि ऐसे में जॉब का घटना, गरीबी का बढ़ना, अवसर का कम होना या अर्थव्यवस्था का स्लो डाउन होना लाजमी है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये आपदा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर शरीर सामान्य हो तब तो हम शरीर का नियमित डॉक्टर की सलाह पर सेवन कर सकते हैं, स्वास्थ्य का, खाना पीना और अपने जीवन स्तर को बढ़ाने की बात कर सकते हैं। लेकिन अचानक अगर हमारा कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो हमारी पूरी के पूरी शरीर क्षतिग्रस्त होकर अगर हम ट्रॉमा सेंटर में भर्ती होंगे, वैसे में ये कहना कि एक व्यक्ति के शरीर का कौन सा पार्ट अच्छा है, कौन सा बुरा है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी आंख, उसकी नाक, उसका शरीर, ये सब एनालिसिस की बजाय सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर में उसके जीवन को बचाने की वकालत होती है या प्रयास होता है, क्योंकि वो व्यक्ति एक कारणों से क्षतिग्रस्त होता है या उसकी दुर्घटना हो जाती है जिसमें उसका कोई, हो सकता है उसका कोई दोष ना हो, और बिना दोष के जब दुर्घटना हो जाती है
तो उस समय उसके शरीर के किसी और अंगों की बात ना होके पहले उसके जीवन की बात होती है। और जैसे ही उसका जीवन बचता है, जैसे ही उसका, तब उसके ऑक्सीजन लेवल, तब उसके अन्य शरीर, तब उसका ऑपरेशन, तब उसके ब्लड के बारे में, तब उसके सीटी स्कैन होते होते उसको खड़ा करने की बात होती है। उस समय डॉक्टर्स ये एनालिसिस नहीं करता है कि उसके शरीर का कौन सा भाग पहले बचाएं, क्योंकि जीवन महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था में इस वक्त लॉकडाउन के समय अर्थव्यवस्था का आधार मनुष्य है। मनुष्य का जीवन खतरे में है, मनुष्य का स्वास्थ्य खतरे में है। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी या गवर्नेंस सिस्टम सबका सबसे पहला काम क्या है कि मनुष्य का जीवन सबसे पहले बचाएं, और उस बचाने के क्रम में उसका आय कितना कम हो रहा है, वो कितना गरीब हो रहा है, वो किस चीज से वंचित हो रहा है, ये सेकेंडरी बात होती है। प्राइमरी बात है कि वो तभी डिमांड करेगा फ्यूचर में जब उसका स्वास्थ्य ठीक होगा, उसका जीवन बचेगा। और उसके लिए डॉक्टर या इकोनॉमिस्ट या गवर्नेंस जो प्रयास करता है वो इस देश में हुआ कि नहीं, ये बहस का मुद्दा है। तो आप देखिएगा, पहले वाले वेव में लॉकडाउन की आलोचना होती थी तो सरकार ने आलोचना को सह कर भी लोगों का जीवन बचाया। और जब जैसे ही धीरे धीरे अनलॉक किया, इकोनॉमी एक्टिविटीज बढ़ी। यही सीएमआई का रिपोर्ट, यही बहुत सारे एजेंसियों ने कहा कि अब धीरे धीरे इकोनॉमी वी शेप की ओर जा रही है, रिकवरी हो रही है, और धीरे धीरे लोगों को जॉब वापस मिल रहा है। ये एम्प्लॉयमेंट के स्तर को भी वी शेप में दिखाना शुरू कर दिए थे। तो रिलैक्सेशन होते ही इकोनॉमी ठीक हो गया। लेकिन जैसे रिलैक्सेशन हुआ, हम और आप लापरवाह हो गए। हमने मास्क लगाना कम किया, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ईमानदारी से नहीं किया, बहुत सारे नॉर्म्स हम भूल गए। फिर जब सेकेंड वेव आया, हमारी और आपकी और सरकार तीनों के गलतियों से, तब हम पुनः सेकेंड वेव में फंसे, तब हम पुनः लॉकडाउन के चपेट में आए और पुनः इकोनॉमी डाउन होने लगा, रोजगार कम होने लगा, गरीबी बढ़ने लगी। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे हम इन सब अभ्यासों को करेंगे वैसे वैसे इकोनॉमिक्स का मूवमेंट होगा, रोजगार और बेरोजगारी के डाटा वैसे ही दिखाई पड़ेंगे। इसमें पैनिक नहीं होना है। हमें अपना जीवन, हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता सबसे पहले करनी होगी। इसीलिए सेकेंड वेव में भी सरकार ने अपने 80 से 100 करोड़ लोगों के लिए जो मुफ्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो योजना बढ़ाई, वो महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू है। एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो और शर्तों को ढील किया, वो गवर्नेंस का या इकोनॉमिक्स के आधार है। सबको वैक्सीन देने के लिए वैक्सीनाइजेशन को फोकस करते हुए, बजट का एक हिस्सा वैक्सीन के प्रोडक्शन पर देते हुए, प्लांट तरीके से वैक्सीन लगा के आज लगभग 23 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लग गया। ये इकोनॉमिक्स का मुद्दा सेकेंड वेव में बात करने का तरीका है। अपने स्वास्थ्य को बचाना, अपने लोगों को बचाना, और तब धीरे धीरे इकोनॉमी की बात करना ही बेटर इकोनॉमिक्स के पहलुओं की चर्चा करने का एक जरिया हो सकता है दोस्तों। तो कुल मिला जुला के हम लोगों ने देखा कि जो सीएमआई का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट डाटा है। अगर हमारा एक्सीडेंट होगा तो हमारे शरीर से रक्त बहेगा ही, इसमें कोई डाटा का कलेक्शन नहीं है। और अगर हमारे शरीर से रक्त बहेगा तो हमारे शरीर के अंदर हमारे ग्रुप मैच करते हुए ब्लड को चढ़ाने के लिए ब्लड की खोज होगी। भारत के अर्थव्यवस्था के शरीर का रक्त गिरा है, और हम अपने अनुकूल अर्थव्यवस्था को कैसे चलाएं, इस पर इकोनॉमिक्स सोच रहा है। और धीरे धीरे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को, हमारे यहाँ पॉजिटिव है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को में अभी रोजगार दे रहे हैं। बहुत सारे हमारे कंस्ट्रक्शन का सेक्टर चालू है, उसमें रोजगार बना हुआ है। धीरे धीरे अनलॉक के फेज में आ रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, और उसमें लोगों को सर्विस सेक्टर और अन्य सेक्टर्स की वजह से रोजगार बढ़ रहा है। तो हम धीरे धीरे रिकवरी भी कर रहे हैं। इसलिए पैनिक का वक्त नहीं है,
बल्कि इकोनॉमिक्स के स्वास्थ्य के साथ जीवन को बचाते हुए उसके जीवन यापन की बात शनै शनै करना ही अच्छी अर्थव्यवस्था की बात करने जैसा इस आपदा काल में दोस्तों। इसलिए अगर हमको तुलना भी करनी है तो हम ग्लोबल इकोनॉमी के रूप में तुलना करें कि दुनिया भर की इकोनॉमी में रिसेशन हुआ, स्लो डाउन हुआ, दुनिया भर में बेरोजगारी बढ़ी है, दुनिया भर में लोगों की आय उसकी तुलना में हिसाब से कम हुआ है और दुनिया भर में लोग वैक्सीन को लेके एक समय लेते हैं। आज भारत सबसे तेज वैक्सीन लगाने वाला कंट्री बन गया होगा। जितना दुनिया की जनसंख्या है उतनी पूरी जनसंख्या हमारे कई स्टेट्स में अलग अलग है। तो अगर हम 23 करोड़ वैक्सीन आज लगा लिए हैं तो अमेरिका के पूरे देश के एडल्ट वैक्सीनेशन के बराबर हमने वैक्सीनेशन कर लिया है। चूंकि हमारी जनसंख्या बढ़ी है इसलिए वैक्सीनेशन करने में गति और बढ़ानी होगी, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा और उस वक्त के साथ इकोनॉमी का मूवमेंट करने की ही बात हमको दोस्तों सोचनी चाहिए। इसीलिए अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन हुआ है, उसमें भारत भी एक देश है और हम सब पूरी दुनिया की दृष्टि से अपने आप को एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश इस समय इसलिए कह सकते हैं कि इसी इकोनॉमी में हम लोगों की डिलीवरी सिस्टम फेल नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेल नहीं हुआ, हम माल न्यूट्रिशन या स्टारवेशन से हमारे यहाँ कोई मृत्यु नहीं हुई। हमारे मृत्यु कोविड के सेकेंड वेव में जो भी हुई है वो दुखद है, लेकिन उस दुखद मौत के बावजूद हमारी रिकवरी रेट 90% से ज़्यादा है। हम 2,60,000 लोगों को बचाने में सफल हुए हैं। 2,80,000 करोड़ लोग कोविड केसेस में 2,60,000 लोगों को बचाना एक उपलब्धि है। इस उपलब्धि को भी इकोनॉमिक्स के हिस्सा के रूप में हमको बात करना चाहिए और इसीलिए आज का मेरा वीडियो सिर्फ इसलिए है कि सीएमआई का रिपोर्ट 1,75,000 परिवारों में जो आया है वो उसको डाटा के रूप में आप लीजिए, उसकी एनालिसिस कीजिए, लेकिन पैनिक देश को नहीं करना चाहिए कि हमारे यहाँ अचानक सब कुछ बंद हो गया। क्योंकि अगर रोजगार गिरा है लॉकडाउन की वजह से तो वही रोजगार बढ़ेगा अनलॉक की वजह से। अगर गरीबी बढ़ी है लॉकडाउन और कोविड सेकेंड वेव से, वही गरीबी रेखा से ऊपर उठेंगे अनलॉक फेज से। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में थोड़े गिरावट आई है, वही सब सेक्टर बढ़ेंगे जैसे ही शनै शनै हम अनलॉक होंगे। इसीलिए ये आपदा का अर्थशास्त्र में दोबारा बोल रहा हूं, इस आपदा, इस पैंडेमिक के अर्थशास्त्र में हमको पैनिक नहीं होना होगा। हम अपने आकार के हिसाब से सब लोग अपने उपभोक्ता व्यवहार को संतुलित करते हुए समय जो काम कर रहे हैं एक्चुअली अर्थशास्त्र की मदद कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की मदद कर रहे हैं। क्योंकि हम अपने उपभोग को अगर कंस्टेंट किए हैं, इसलिए हमारा उपभोग कंस्टेंट होने से हमारे प्राइस राइज नहीं हुआ। हम बहुत ज़्यादा पैनिक की स्थिति में अर्थव्यवस्था में नहीं है, क्योंकि सारे भारतीयों को पता है कि कोविड एक महामारी है, वैश्विक महामारी है। इसमें हमको अपने आय के अनुसार, अपने परिवार के सपोर्ट के साथ साथ अपने परिस्थितियों अनुसार अपने जीवन को जीना है और अपने जीवन को बचाने की प्रायोरिटी करनी है। इसीलिए दोस्तों, कल आपने देखा है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने जब सीबीएसई बोर्ड 12th की परीक्षा को रद्द किया तो 10 लाख बच्चों के जीवन को बचाने की प्रायोरिटी दी और साथ ही साथ इवैल्यूएशन के मेथड को बदल के उन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने का भी प्रयास किया। ये भी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। शिक्षा, बच्चे पैनिक ना हो, शिक्षा लर्निंग का प्रोसेस बचा रहे, स्वास्थ्य हमारा बचा रहे, लोगों की मृत्यु कम से कम हो, ये दोनों इस समय पैंडेमिक के समय बात करना ही अच्छी अर्थशास्त्र है। इसी शब्दों के साथ मैं सीएमआई के रिपोर्ट को नकारता नहीं हूं, लेकिन उससे पैनिक होने की बजाय हम उस रिपोर्ट का अध्ययन करके ये जरूर माने कि ये जो सर्वे आया है ये ऑब्वियस रिजल्ट है। क्योंकि अगर दुकान बंद होगी
तो दुकान से माल नहीं बिकेगा, क्योंकि अगर शरीर घायल होगा तो शरीर से खून बहना लाजमी है। इसलिए इसे रूप में सीमाई का रिपोर्ट देखते हुए हम धीरे धीरे आने वाले समय में अनलॉक की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे शनै शनै हमारी आर्थिक गतिविधियां जैसे जैसे बढ़ेगी, हमारे रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे और हमारा स्वास्थ्य भी बचेगा और हमारी रिकवरी रेट जैसे ही 100% हो जाएगा, हमारा देश एक बार फिर विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।